this channel. So today we are doing revisions or session of atoms and molecules. Okay, so this is a chapter given in CBSE NCERT. Okay, it's chapter 3. Okay. सो आज हम ये वाला चैप्टर करने वाले हैं। तो आपका जैसे कि सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका होगा अभी तक और एग्जाम्स आने वाले होंगे, तो आपको जल्दी जल्दी से सारा चैप्टर रिवाइज करना होगा। तो चलिए आज रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये कहाँ से आए बात की एटम्स और मॉलिक्यूल्स नाम की भी कुछ चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो बहुत पहले इंडिया में जो साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स, जैसे कि महर्षि कणाद, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, सो उन्होंने क्या बताया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं छोटे 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 पार्ट्स में, मैटर को हिंदी में उन्होंने क्या कहा था, पदार्थ, टू इट्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फॉर द डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, दोज पार्टिकल्स विल बी कॉल्ड एज परमाणु। ओके, सो अगर उसको हम डिवाइड करते जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, परमाणु। जैसे कि आप एक ब्रिक ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक ब्रिक है। ठीक है, ब्रिक किससे बना होता है, सैंड से बना होता है, और यू कैन से मड होता है। ठीक है, अब मड किससे बना होता है, ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो किससे बना है, एटम्स से बना होता है। ठीक है, तो ये ब्रिक जो है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम। तो इधर इट इज अ मैन मेड थिंग और अ मैन मेड और नेचुरल थिंग। ओके, सो दोनों ही किससे बने होते हैं, मैटर से बने होते हैं। ठीक है, और मैटर को क्या बोला गया कि मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जब इसको हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते जाते हैं तो स्मॉलेस्ट पार्ट जो क्या होता है हमें मिलता है, उसे बोलते हैं एटम। और जो महर्षि कणाद ने थे उन्होंने उसको क्या बोला, परमाणु, हिंदी में से परमाणु कहते हैं। ठीक है, फिर ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस called it atom. So atom name is given by Democritus and Leucippus. Okay, so you can take a note of it that Democritus and Leucippus called it atoms. Okay, Democritus and Leucippus called it atoms. And atoms का meaning होता है indivisible. Indivisible means can't be broken further. Okay, indivisible means होता है can't be broken down further. Okay. Okay. Then another Indian philosopher, Pakuda Katyama. Katyama. Here it is not Kayama, it is Katyama. Okay. Elaborated said particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और उनको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर कर लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसको हम अगर मॉलिक्यूल ड्रॉ करें तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है और जो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होता है, तो क्या होता है कि ये एक मैटर है। वाटर तो लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, वो भी एक मैटर होता है। तो वो क्या बना है, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो पार्टिकल्स है वो कैसे कंबाइंड है, हाइड्रोजन कंबाइन है ऑक्सीजन से, दो हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन से कंबाइन है। ठीक है, तो ये मिला के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, जो कि मैटर है। तो जो पाकुदा कत्यामा थे उन्होंने क्या कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। ओके, नाउ मूविंग ऑन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते गए और फिर हमें क्या मिले, कुछ 2 लॉज ऐसे मिले जिनको हमने कहा केमिकल कॉम्बिनेशन, और केमिकल कॉम्बिनेशन से ही केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो जो ये 2 लॉ थे वो किसने दिए थे? आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंटोइन एल लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट प्रपोज 2 लॉज। इन्होंने 2 लॉज दिए। तो रिमेंबर द नेम, एंटोइन एल लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट ने ये लॉज दिए थे, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप इसका नाम याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट्स, अब इस लॉ में क्या लिखा हुआ है, it states that mass can neither be created nor be destroyed. It can change its form from one to another. Okay? So यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मास है ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे कि अब आप वाटर कंसीडर कर लीजिए, वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में भी हो सकता है। If we consider water as an example, it exists in a form of ice, ठीक है। When we melt it, it gives liquid and we call it water, okay. And when we boil it, okay, it become water vapor. Forms change हो रहे हैं, but जो वाटर है वो तो है ना, जो भी इसका आइस का मास था वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट क्या होगा, वो मास हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप जैसे कंसिडर कर सकते हैं वुड है, ठीक है। वुड क्या है, जब आप वुड को बर्न कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एशेस बनते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होते हैं। अगर इन सब को आप जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको वुड का ही मास मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वुड जो चेंज हो गई है एशेस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि जो मास है, मास का फॉर्म बदल रहा है, ठीक है। मास को ना तो बनाया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिंपली उसका फॉर्म चेंज होता है। ओके, नाउ लुक एट द सेकेंड लॉ। Second law states that law of constant proportion. Law of constant proportion. It states that in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. Example, water and ammonia. So ये law क्या कहते हैं, constant proportion मतलब एक fix amount में होगा, ठीक है। constant proportion का मतलब होता है कि एक fix amount में present होगा, okay. constant amount means fixed amount. I'm writing here fixed amount. Like if we consider water, water का chemical formula क्या होता है, H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा 1 रहेगा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जो कंबाइन किसके साथ रहता है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब ये जो वाटर है, ये लेक का वाटर हो या ये आपका ओशन का वाटर हो या आपके घर के टैप वाटर हो, हमेशा जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो नाइट्रोजन है किसके साथ कंबाइन है, 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रखा है, ठीक है। तो ये अमोनिया गैस आपको जहां भी मिलेगी वो हमेशा इसी फॉर्म में होगी जब एक नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रपोर्शन देखने को मिल रहा है कि एक हाइड्रोजन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है और तो वाटर बना दे रहा है। जब अमोनिया बनाना है तो एक नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो आप कभी भी देखोगे तो ये क्या होगा, एक डेफिनेट प्रपोर्शन होगा मास का, ठीक है। अब इस पे हम बात करते हैं मास कितना होता है। ऑक्सीजन का मास होता है 16 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है
1, सो हम कंसिडर कर सकते हैं 1 ग्राम, ओके, एंड यहाँ पे कितना है, इसको भी 1 ग्राम होगा। तो अगर हम लिखते हैं कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन था, अब इनका मास निकालेंगे तो कितना होगा 2, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1:2, ऑक्सीजन का मास 16, सो क्या मिलेगा हमें 2:16। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2/16, अब इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 1/8, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1:8। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमेशा यही रहने वाला है कि हमेशा जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास होगा वो किसके रेशियो में होगा 1:8 के रेशियो में दिखेगा, ठीक है। अभी इसी तरीके से अगर हम अमोनिया के लिए इसका मास लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए, अब नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम्स, अगर ग्राम्स में बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का मास होता है, अगेन ये देखो हाइड्रोजन का मास कहीं नहीं चेंज हो रहा, अगर वो अमोनिया में है तो भी 1 ग्राम रहेगा, अगर वाटर में है तो भी 1 ग्राम रहेगा। तो ये यहाँ पे मास क्या है, कांस्टेंट है हमेशा, ठीक है। हाइड्रोजन का मास भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे कितने हैं 1 ग्राम, और ये वाला भी 1 ग्राम ही है। तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन इस टू नाइट्रोजन कितना है 1 है। तो इसके लिए अगर मैं लिख दूं तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3:14, ओके, 3:14। अब ये तो डिवाइड नहीं होगा तो इसका प्रपोर्शन कितना बनेगा 3:14, ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ मूविंग ऑन। So, according to this theory, this states that according to the theory, all matter, whether an element, compound, okay, is composed of small particle called atoms. So, ये थ्योरी क्या कहती है, डाल्टन्स थ्योरी, अगर एक एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, ये सारे किससे मिलके बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ओके। ये सारे ही स्मॉल पार्टिकल्स एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड। सो आपको अगर पता है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जो पीरियोडिक टेबल में गिवन होते हैं ना एलिमेंट्स, ये सब क्या है, कैल्शियम, एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड क्या होते हैं देन, कंपाउंड वो होते हैं जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ सोडियम कार्बोनेट, ये क्या हो गया एक तरीके का, ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें सोडियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, ठीक है, ये एक तरीके के कंपाउंड है। तो इनकी भी सबकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, एटम्स होंगी, ठीक है। सो postulates of Dalton's atomic theory are as follows. So now we are going to study about the important points which are given by Dalton, okay. So first point is all matter is made up of very tiny particle called atoms. So जितना भी मैटर है वो सारा किससे बना होता है, एटम से बना होता है, ठीक है, which participate in chemical reactions, और ये एटम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, लेट मी राइट इट हियर। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, so next point is atoms are indivisible particles which can neither be created nor be destroyed. Indivisible means can't be broken further, okay, ओके। सो इंडिविजिबल मतलब होता है जिसको हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। डाल्टन को लगता था कि जो एटम है वही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बाद की डिस्कवरीज में आया कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अभी जो डाल्टन थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग एटम जो था वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था।
एंड इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता था और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ गई। ओके, देन थर्ड पॉइंट, एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में। आइडेंटिकल मीन्स होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम, सारे एटम्स सेम रहेंगे। ओके, जिनका मास सेम रहेगा। हाइड्रोजन, अगर आपने देखा ना, वाटर के फॉर्म में भी हाइड्रोजन था और अमोनिया में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन दोनों में ही हाइड्रोजन का मास क्या था, सेम था। हाइड्रोजन का मास हमेशा से 1 ग्राम ही है, तो वो किसी में भी रहे और 1 ग्राम ही रहेगा। और हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज नहीं होने वाली हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compounds। तो जो atoms हैं वो combine करते हैं ratio of small whole numbers। इसका क्या मतलब होता है, small whole numbers में combine करते हैं ना, जब आपने देखा कि एक water molecule present है, ठीक है, water molecule कैसा था, H2O। तो अगर मैं बोलूँ कितने atoms हैं, तो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो हाइड्रोजन है वो 2 है, ऑक्सीजन है 1 है, तो किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, होल नंबर्स में कंबाइन कर रहे हैं ना, ये सारे होल नंबर्स होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। ओके, किस क्या बनाने के लिए, कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या है, वाटर जैसे कि एक तरह का कंपाउंड है। ठीक है, समझ में आ गया। देन फिफ्थ पॉइंट, the relative number and kinds of atom are constant in a given compound। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, रिलेटिव नंबर। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ये हमेशा कंपाउंड के अंदर कांस्टेंट ही रहेगा कि वाटर बनाना है तो कहीं का भी वाटर हो वो हमेशा 2:1 के रेशियो में ही कंबाइन करने वाला है। ठीक है, वो हमेशा 2:1 के रेशियो में ही कंबाइन करेगा। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, काइंड्स ऑफ एटम मतलब कि अब वाटर है तो वाटर बनाने के लिए हम H की जगह कुछ और नहीं लिख सकते, सोडियम नहीं लिख देंगे। वाटर बनाना है तो हमें हाइड्रोजन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह हम और कुछ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ एटम मतलब जिस तरीके का वो एटम है वो भी चेंज नहीं होने वाला है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कंपाउंड के अंदर। आई होप ऑल द postulates आर क्लियर टू यू। ओके, so you have to learn these postulates. I hope it is clear. Okay. Okay, let's solve this question. Question number 1. In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water, 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Okay, so what law of conservation of mass states? Law of conservation of mass states that matter conservation of mass. It states that matter can neither be created nor be destroyed. It only changes its form from one to another. So हम लोग ऐसा कह सकते हैं, अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट होने वाला है, mass of reactant will be equal to mass of product. Okay, will be equal to mass of product. So यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और हमारे पास है एसिटिक एसिड, ओके, CH3COH। एंड देन उसके बाद इसको जब रिएक्ट करा दिया तो क्या क्या मिला है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर को हम क्या लिखते हैं, वाटर को हम लिखने वाले हैं H2O प्लस सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट इज CH3COONA।
ओके, सो हमें यहाँ पे कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिला है? 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। देन सो एसिटिक एसिड कितना मिला है? 6 ग्राम। देन कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला है? 2.2 ग्राम। देन वाटर, वाटर मिला है हमें 0.9 ग्राम। सो वाटर जो होगा ना वेपर के फॉर्म में होता है यहाँ पे, और सोडियम एसिटेट क्या होगा? 8.2 ग्राम। सो अगर हमें इस लॉ को फॉलो कराना है कंजर्वेशन ऑफ मास को, तो मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास? ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एसिटेट हमारे क्या है? प्रोडक्ट हैं। सो इनको ऐड कर लीजिए, इन दोनों का मास 5.3 प्लस 6 ग्राम, एंड विच शुड बी इक्वल टू 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2। इनको ऐड कर दीजिए तो आएगा 11.3 ग्राम। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये भी 11.3 ग्राम्स ही आने वाला है। सो इट शोज दैट द mass of reactant is equal to mass of product. Hence, it follows the law of conservation of mass. You can write hence it follows law of conservation of mass. Law of conservation of mass. I hope it is clear to all of you. Yes? Okay. Moving on to the next. Hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen combine in a ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen would be required to react completely with 3 gram of hydrogen? Okay, so let's solve this questions. देखो, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कैसे कंबाइन करते हैं वाटर फॉर्म करने के लिए? देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। दो हाइड्रोजन जब है तो ऑक्सीजन कितना यूज होता है? 16 ग्राम, ठीक है। तो जब इसको कैंसिल करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं तो 1:8 मीन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन require 8 gram of oxygen. 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है तो कितना रिक्वायर होता है? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होता है। तो हमें कितने के लिए पूछा है? 3 ग्राम के लिए। तो अगर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास, तो कितना ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा हमें वाटर प्रोड्यूस करने के लिए? इट शुड बी इक्वल टू 3 into 8, that is 24 gram of oxygen. Simple unitary method, ठीक है, कि अगर 1 ग्राम है हाइड्रोजन तो 8 ग्राम यूज होता है, ये तो हमें गिवन है डेटा। तो 3 ग्राम के लिए पूछा है, 3 ग्राम के लिए निकालना है तो हमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, और 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which postulate of Dalton's atomic theory result in the law of conservation of mass? So कौन सा postulate है डाल्टन का जो law of conservation of mass को show करता है? This is your second postulate. Okay, this is your second postulate. Second postulate में क्या कहा गया था? Atoms can neither be created or nor be destroyed. Okay, it only changes its forms from one to another.
from one to another. Okay, so this postulate states the law of conservation of mass. Okay, moving on to the next question. Okay, so next is, what is an atom? Atom होता क्या है? Atom simply building blocks of matter. मैटर को जब बहुत सारे एटम्स को आप ऐसे रख दोगे ना, तो क्या बन जाता है आपका? मैटर बन जाता है. तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. आप ऐसे कह सकते हो कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या होता है? एटम. और बिल्डिंग ब्लॉक्स को ऐड करते जाओगे तो क्या बन जाएगा? मैटर बन जाएगा. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर is called as atom. ओके, सो ये एक सिंगल एटम है. ठीक है, ये एटम कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में. आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जो इस वाले एटम की मास होगा, वही दूसरे एटम का भी मास होने वाला है. सारे एटम्स का मास सेम रहने वाला है मैटर के अंदर. ओके, so this is your atom. Then how big are atoms? Atoms कितने बड़े होते हैं? साइज क्या होता है एटम का? क्या ये विजिबल होते हैं? सबसे पहली बात, they are not visible to naked eyes. ठीक है, आप उनको अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, वो इतने स्मॉल इन साइज होते हैं. ठीक है, तो कितने स्मॉल होते हैं, इसको किस में मेजर करते हैं? एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर. यहाँ पे लिखा है कि जो 1 नैनोमीटर है वो कितना बड़ा है? 10 टू द पावर -9 मीटर. दैट इज इक्वल टू 0.000. कितने सारे जीरो लगाने पड़ेंगे? ठीक है, इतना छोटा होता है. तो आप समझ सकते हैं ना कितना छोटा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सोचिए अब इसका साइज कितना छोटा है. ठीक है, इतना छोटा होता है. तो अगर हम 1 मीटर में देखें कि 1 मीटर के अंदर कितने नैनोमीटर्स होंगे, तो 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर्स होंगे. ठीक है, ये वैसे ही है जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो ये एक स्मॉलर यूनिट है, तो इस बड़ी यूनिट है. ठीक है, तो यहाँ पे कितनी स्मॉल है कि 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर होते हैं 1 मीटर के अंदर. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कितना छोटा साइज है. जो एटॉमिक रेडियस है वो कितनी छोटी है कि उसे हम नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं. इतने छोटे छोटे एटम्स होते हैं ये. ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन. हमें लगता है आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए. कोई क्वेरी है तो कमेंट में डाल दीजिए. कैसा लगा आप कमेंट में लिख सकते हैं. ओके, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये जो है एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है इस चैप्टर का. जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट. बाय बाय.